मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है कि मिलीनियर्स और बिलीनियर्स क्लेम कर देते हैं कि वो टैक्सेस ही पे नहीं करते. हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? जनरल पब्लिक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेट होना. अगर इंडिया में हर एक आदमी ईमानदारी से टैक्स भरना शुरू कर देना तो पता है क्या होगा. प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इन आवर इकोसिस्टम इज दैट कि वो जो इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स अभी चल रहे हैं ना, जितने भी यूनिकॉर्न है ये सब है, उनका समवेयर और दी अदर जो लॉस है ना, उस लॉस के पीछे का रीज़न सही नहीं है, जस्टिफिकेशन सही नहीं है. मोटिवेशन से एम्पावरमेंट नहीं आता. मोटिवेशन बहुत ख़राब चीज़ है. मोटिवेशन दारू के नशे की तरह है. आपने आज भी आपको चढ़ गया, कल सुबह फिर नॉर्मल हो जाओगे. आपने बहुत सारे केस स्टडीज़ में अलग अलग कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ा है. उसमें से आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है? मुझे किसकी? अगर मैं अगर आपको बताऊं, द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आज तक चलती हुई आई है, सालों से चलती हुई आई है, 200 500 1000 सालों से चलती हुई आई है और कभी ख़त्म नहीं होगी, चलेगी ही चलेगी. बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन. अडानी ग्रुप इज़ अ बिग ग्रुप. तो जब भी कोई इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो कोलैप्स करता है या कुछ भी कोई भी चीज़ होती है तो बहुत सारे लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं. कहने का मतलब ये है, इंडिया में पता है पैसा गायब क्यों हो जाता है, टैक्स का पैसा चोरी क्यों हो जाता है, इधर उधर गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली स्टेज पे ना लोग ईमानदारी से टैक्स देते नहीं. इफ़ योर एथिक्स आर ऑन पॉइंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. हेलो, वेलकम टू माय चैनल. थैंक यू मैम. थैंक यू चैनल पे आने के लिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वांट टू से, आफ्टर watching your YouTube channel and watching your videos, your videos, आपके वीडियोस में जो भी जितना भी रिसर्च होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है. इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट योर रिसर्च स्किल्स आर रियली गुड. बट अगर हम रिसर्च स्किल्स की बात करें तो हर एक फील्ड में रिसर्च स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. बट हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में कहीं भी रिसर्च करना नहीं सिखाया जाता है. सो इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट कि हमें स्कूल्स में सिखाया जाए रिसर्च करना? हाँ, मतलब इम्पॉर्टेंट है बट नहीं सिखाते हैं वो लोग. रीज़न है इसका. रीज़न इज़ बिकॉज अगर आप एकेडमिक करिकुलम देखोगे हमारा, तो एकेडमिक करिकुलम में मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर टॉट टू अस, जो भी चीज़ हमें सिखाते हैं सब मेमोराइजेशन का चीज़ है, राइट. तो अब उसमें क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनमें भी कुछ पार्ट छोड़ के बाकी सारा मेमोराइजेशन ही होता है. क्योंकि हमारा एकेडमिक करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो हमें हैबिट डलवाता है मेमोराइज करने की और उसको मेमोराइज करके कहीं पे थ्रो करने की, विच इज़ दी एग्ज़ाम्स. तो क्योंकि हमें हैबिट ऐसी पड़ी हुई होती है, हम रिसर्च नहीं कर पाते हैं. वाई? बिकॉज रिसर्च इज़ एन एग्जीक्यूशन गेम. आप समझो, रिसर्च मेमोराइजेशन का गेम नहीं है. रिसर्च में आपको कुछ मेमोराइज करना नहीं है. तो बट आपको स्कूल में तो हैबिट पड़ रखी है मेमोराइजेशन करने की, राइट. तो क्योंकि आपको स्कूल में मेमोराइज करने की हैबिट पड़ चुकी है, आपको हैबिट ही नहीं है एग्जीक्यूट करने की. आपको तो सिर्फ याद रखने की हैबिट है. आपको एग्जीक्यूट करने की हैबिट होगी तो आप एग्जीक्यूट करोगे ना कुछ. तो क्योंकि एग्जीक्यूशन गेम है रिसर्च और वो स्कूल में नहीं कराया जाता, इसलिए ज़्यादातर बच्चे जब कॉलेजेस में आते हैं या आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत आती है रिसर्च करने में. क्यों? अच्छा, बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि रिसर्च मतलब कुछ भी कहीं से भी ढूंढ लो. ऐसा नहीं होता है. जब आप रिसर्च करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रिसर्च करनी होती है ताकि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिले, राइट. क्योंकि देखो, रिसर्चेज भी अलग अलग तरीके की होती है. एक होती है ओपन एंडेड रिसर्च, एक होती है क्लोज एंडेड रिसर्च. ओपन एंडेड रिसर्च में क्या होता है कि फॉर सपोज आपने कोई एक चीज़ पकड़ी, आप उसके बारे में पढ़ते गए, आपने रिसर्च किया, फिर उससे आपने एक और चीज़ पकड़ी, फिर उसके बाद और चीज़ पकड़ी. तो ये करते करते ये ओपन एंडेड है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी. ये आप करते रहो, ये सालों साल चलेगी, इसमें आप घुसते ही रहोगे. क्लोज एंडेड रिसर्च ये होती है कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मुझे ये चीज़ पता करनी है, इस चीज़ में इतनी चीज़ पता करनी है, इतना डेटा मेरे को चाहिए, ये चीज़ें, ये पॉइंटर्स चाहिए. अब आप उसको स्टार्ट करते हो तो क्योंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर पहले से रेडी है और वो एक क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर है, वो कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे ख़त्म हो रहा है.
तो वहाँ पे वो रिसर्च एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी एंड हो जाएगी। अब हो सकता है उसमें 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 महीना लगे, आपके ऊपर है, राइट? तो ये चीज़ भी लोगों को नहीं बताई जाती है बिकॉज स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता है ज़्यादातर ये चीज़, क्योंकि अकेडमिक करिकुलम के हिसाब से जो पूरा गेम हमें खिलाया जाता है वो गेम ही हमें मेमोराइजेशन का खिलाया जाता है। अगर वो एग्जीक्यूशन का गेम खिलाते तो हर किसी को रिसर्च स्किल पहले से आती। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलेजेस में जब आप जाते हो, आगे जब आप काम करते हो, वर्क लाइफ में जाते हो, तो आपको वहाँ पे रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। बिना उसके आप डिसीजंस नहीं ले सकते, इनफैक्ट बिना उसके आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। अब बहुत लोग बोलेंगे कि चैट जीपीटी कर लो यार, बट आप समझो चैट जीपीटी एक टूल है जो आपकी मदद करने के लिए बना है, वो आपका पूरा काम करने के लिए नहीं बना है। तो उससे काम करवाने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट तो आपके पास होना चाहिए। आप समझो, अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ करके रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी हद तक कर भी सकता हूँ, बट चैट जीपीटी से क्या निकलवाना है उसके लिए मुझे तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि रिसर्च होता कैसे है। मेरे पास रिसर्च करने का स्किल सेट होना चाहिए ना, तभी तो वो टूल मेरी हेल्प कर पाएगा। तो वो स्किल सेट ही मिसिंग है लोगों में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। आपका जो यूट्यूब है उसका जो बेसिक नीश है, इट वाज वेरी क्लियर सिंस वेरी फर्स्ट डे, हाँ। which is business, finance, and startups. So, why did you choose your niche as business? सो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। हैव बिन वर्किंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मैं 12 साल की उम्र से काम करता हुआ आया हूँ और मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें करी हैं। पेन्स बेचे हैं, वॉलेट्स बेची हैं, बैग्स बेचे हैं, फेसबुक एड नेटवर्क में काम किया हुआ है। फिर मैंने कॉपी राइटिंग करी हुई है अलग अलग बिजनेसेस के लिए। आई हैव डन सेवरल ऑफ थिंग्स, इनफैक्ट मैंने डेटा एंट्री भी करी हुई है, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत चीज़ें करी हुई हैं। नाउ क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम करता हुआ हूँ, मेरे को स्टार्टिंग से ही ये था कि यस बिज़नेस करना है, चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे एक और बात ये भी है कि व्हेन आई वाज प्लानिंग कि मैं शुरू किया था मैंने, तो एक बहुत बड़ा गैप था कि बिजनेसेस के बारे में और बेसिक जो चीज़ें लोगों को आनी चाहिए नहीं आती हैं वो स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखाते हैं। बिजनेस के बारे में पढ़ना ना बहुत बोरिंग होता है, बिजनेस एंड फाइनेंस इज़ वेरी बोरिंग। सो पीपल वांट टू लर्न बट उनके पास कोई वे नहीं है। तो उसको एक इंटरेक्टिव वे में कैसे लोगों के सामने ले जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा गैप था जो मैंने अपने एंड से कोशिश करी फिल करने की। ये हमने फिल किया। अब क्योंकि मेरे को एक गैप फिल करना था इसलिए भी लिया, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में इसलिए भी लिया। तो जो बाज़ार चाहता था और जो मेरे मन को भाता था, मैंने ये दोनों चीज़ें मिला के करी। दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने ये नीश पर्टिकुलरली चूज़ किया। आपके यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत सारे केस स्टडीज़ के से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। आपका रीसेंट वीडियो आया था 2003 स्कैम पर। हाँ। तो आपने स्कैम से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ी है, आपने कॉन्स्पिरेसी के बारे में भी बहुत पढ़ा है। तो अभी जो अडानी कॉन्स्पिरेसी आई है, आपको पता ही होगा अडानी कॉन्स्पिरेसी, किस तरीके से अडानी फॉरेन में लोगों से अपने शेयर्स खुद खरीदता था बेसिकली, ताकि उसके शेयर्स का वैल्यूएशन बढ़े। तो ये जो चीज़ उसने करी, इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट हुआ, क्या हो सकता है? और तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन इसमें वो ये है कि अडानी ग्रुप इज़ अ बिग ग्रुप। तो जब भी कोई इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो कोलैप्स करता है या कुछ भी कोई भी चीज़ होती है तो बहुत सारे लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं। 2 रीज़न्स है इसके। पहली बात तो लोगों की जॉब जाती है। लोगों की जॉब जाती है तो वो कम स्पेंड करते हैं। कम स्पेंड करते हैं तो इकोनॉमी में पैसा फ्लोट कम करता है। पैसा कम फ्लोट करता है तो बाकी बिजनेसेस कम कमाते हैं। दूसरा ये होता है फॉर अ ग्रुप जो कि अडानी ग्रुप जितना बड़ा है, उस ग्रुप की सबसे बड़ी बात ये है कि दैट इज़ मेजरली इन्वॉल्व इन बिजनेसेस जो कि इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं इंडिया के, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, विच इज़ लॉजिस्टिक्स, गैस, ओके। इसके अलावा यू टॉक अबाउट मोर थिंग्स, ऑयल, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दीज आर बिग बिग डोमेन्स, राइट? ये बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को। अब क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ग्रुप के साथ तो ऑब्वियसली बात है कि ये बिजनेसेस में प्रॉब्लम आएगी। बिजनेसेस में प्रॉब्लम आएगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस होगा ही होगा कंट्री को। एंड इकोनॉमिक लॉस होगा तो डेफिनेट सी बात है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। कहीं पे कुछ लोगों की जॉब जाती है
तो उसके बाद फिर जब उन लोगों की जॉब जाती है तो वो लोग कम स्पेंड करते हैं तो बिजनेसेस के पास पैसा कम आता है, बिजनेस के पास पैसा कम आता है तो वो बिजनेसेस जिन बिजनेसेस से पैसे ले रहे थे हम्म या जिन एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे थे वो उनको निकालते हैं, हम्म तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है. सो टॉकिंग अबाउट दिस, डेफिनेटली अगर इसमें कोई भी चीज़ होगी जो कि एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में थ्रो करती है तो वो चीज़ इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी ही करेगी 100%. जिस तरीके से अडानी ग्रुप के बारे में बताया, ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेसेस ब्लफ करते होंगे फिर तो मार्केट के साथ. डेफिनेटली करते हैं. तो इस तरीके से हम जो जनरल पब्लिक है वो कैसे बचाएगी खुद को? जनरल पब्लिक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेट होना. हम्म आपको पता है स्टॉक मार्केट पे कितनी कंपनीज लिस्टेड है? अराउंड 5 to 6,000 कंपनीज आर एटलीस्ट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. हम्म उन 5-6 हज़ार कंपनीज में से सिर्फ 500-600 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर जिनके फाइनेंशियल्स के अंदर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग नहीं हो रखी है. मतलब उनके फाइनेंशियल्स एकदम परफेक्टली ठीक है, बाकी सब में हो रखी है. तो एज एन इंडिविजुअल अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, हम्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेटेड हो. अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एंड दैट वाज आल्सो अ बिग रीज़न व्हाई वी रन आवर चैनल, व्हाई वी डू व्हाट वी डू, टू टेक दैट एजुकेशन टू एवरीवन, राइट? बिकॉज वो मिसिंग है, बहुत बड़े लेवल पे मिसिंग है. और वो इतना इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आप किसी को भी एम्पावर नहीं कर सकते हो. मोटिवेशन से एम्पावरमेंट नहीं आता. मोटिवेशन बहुत ख़राब चीज़ है. मोटिवेशन दारू के नशे की तरह है. आपने आज भी आपको चढ़ गया, कल सुबह फिर नॉर्मल हो जाओगे, सब खत्म. मोटिवेशन से एम्पावरमेंट नहीं आता, एजुकेशन से एम्पावरमेंट आता है. जब आप किसी को एजुकेट करते हो तो वो एम्पावर होता है, और सही से एजुकेट करते हो. राइट एजुकेशन, राइट प्रैक्टिकल एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज. मैं कहता हूँ कि जिस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिस नॉलेज को लेके आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, एक्शनेबल नॉलेज नहीं है, वो शायद ऐसा मैं बिलीव करता हूँ शायद काम की नहीं है. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी को भी अगर आपको एम्पावर करना है यू नीड टू एजुकेट देम. बिना एजुकेशन के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. लोगों का पैसा डूबेगा, दे विल सफ़र. कुछ नहीं कर सकते हो आप. पिछले कुछ सालों में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आए हैं हम्म, जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होती है. मतलब उनके नाम पे शार्क टैंक जैसा बड़ा शो बेच दिया इन लोगों ने, है ना? अब लेकिन अगर हम इनके प्रॉपर पेपर्स में जाएं तो सब लॉसेस में है. अब हम शार्क टैंक की ही बात लें तो पिछले साल सिर्फ बोट था जो प्रॉफिट में था, लेंसकार्ट लॉस में था, शुगर लॉस में था. हम्म. तो लोग ये शोज़ तो देख रहे हैं बट इन्हें पता नहीं है कि ये जिनके नाम पे शोज़ देख रहे हैं उनकी कंपनी में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या हो रहा है. तो अब ये इनको कोई कोई चीज़ कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी. जिन लोगों को इसके बारे में जानना है वो कैसे जाने, किस तरीके से खुद को एजुकेट करें? एक्चुअली में सी, आप देखो, आपने एक लॉस वाली बात बोली, ठीक है. वेदर अ कंपनी इज़ इन लॉस और इट इज़ इन प्रॉफिट, वो बिल्कुल भी ये चीज़ बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं करती कि उस कंपनी का क्या फ्यूचर होगा या क्या हिसाब होगा. राइट. इसका एक क्लासिक एग्जांपल है अमेज़ॉन. अमेज़ॉन बहुत सालों तक प्रॉफिटेबल नहीं था, बट वाई इट सर्वाइव्ड बिकॉज इट वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ऑल्सो आप समझो कि उनके बैलेंस शीट में लॉसेस दिख रहे थे, लेकिन अगर आप एक्चुअली में स्टडी करोगे कि वो कंपनी उस टाइम पे कर क्या रही थी, जिस टाइम पे वो लॉस बुक कर रही थी, तो दे वर एक्चुअली प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. जिस टाइम पे अमेज़ॉन के फाइनेंशियल्स लॉस में जा रहे थे, काफ़ी सालों तक लॉस में थे, उस टाइम पे दे वर बिल्डिंग डिफरेंट थिंग्स. वो लोग अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे थे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे थे, प्राइम सर्विस लॉन्च कर रहे थे, अपना AWS बिल्ड कर रहे थे, राइट. तो देवर इनकरिंग लॉसेस, वो लॉसेस कर रहे थे, मगर उनके लॉसेस के पीछे जो एग्जीक्यूशन उनका है
वो एग्जीक्यूशन इतना अच्छा रहा था कि दे प्लान फॉर द फ्यूचर। आज चाहे अमेजोन आज बहुत मोटा प्रॉफिट निकाल सकता है, बिकॉज वो कंपनी उस तरीके से बिल्ड हुई है, वो इकोसिस्टम पे उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, इतना लॉस बियर किया है कि वो चीज़ है। सेम गोज विद जियो एज वेल। जब जियो लॉन्च हुआ तो 1 साल तक तो फ्री में दिया टेक्निकली, राइट, 6 महीने साल भर के लिए तो फ्री में दिया लोगों को इंटरनेट। तो क्या लगता है आपको, कंपनी को लॉस नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा, प्रॉफिट में तो नहीं होगी। बट आप समझो, आप लॉसेस कर रहे हो वो बात नहीं है, आपके लॉसेस के पीछे का रीज़न क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने जो लॉस किया, उसके बाद कंपनी ने वो लॉस करने के लॉस लीडिंग स्ट्रेटजी के बाद प्रॉफिटेबल बनाया ना खुद को। अब उनका मॉडल था ये। प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इन आवर इकोसिस्टम इज दैट कि वो जो इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स अभी चल रहे हैं ना, जितने भी यूनिकॉर्न है, सब है, उनका समवेयर और दी अदर जो लॉस है ना, उस लॉस के पीछे का रीज़न सही नहीं है, जस्टिफिकेशन सही नहीं है। आप लॉस कर रहे हो, ठीक है, लॉस कर क्यों रहे हो? लॉस के पीछे का रीज़न क्या है? आपकी उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? और कितने टाइम तक आप वो लॉस करना चाह रहे हो, जिसके बाद आप प्रॉफिटेबल होगे, और क्यों प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसका एक सब्सटैंशियल रीज़न। या तो आप ऐसी चीज़ बिल्ड कर रहे हो ना जिसमें स्टार्टिंग में लॉसेस हो रहे हैं लेकिन बाद में आप उसको रिकवर कर लोगे। वैसा तो अधिकतर केसेस में है नहीं, राइट। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स विच आर नॉट प्रॉफिटेबल, उनके लॉसेस जस्टिफाइबल नहीं है। अगर जस्टिफाइबल लॉसेस होते तो डेफिनेटली देयर इज अ सेइंग कि ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले रहे हो, वीसी फंडिंग आ रखा है, आप लॉस कर रहे हो, बट कुछ साल बाद आप एक ऐसी मॉडल में बैठे हो जहाँ पे आपकी चीज़ें सही चल रही हैं। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन विद मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इंडिया में, बिकॉज वो लोग लॉस कर रहे हैं क्योंकि उन दे हैव ईजी एक्सेस टू कैपिटल। समझो आप इस बात को, क्योंकि आपको पैसा आराम से मिल रहा है, आप इसीलिए लॉसेस कर रहे हो, या फिर आप जो लॉस कर रहे हो वो एक पर्टिकुलर रीज़न से हो रहा है जिससे आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता। तो हर एक कंपनी का, हर एक स्टार्टअप का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है। आपने बहुत सारे केस स्टडीज़ में अलग अलग कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ा है। अब तक की टिल डेट जितनी भी आपने पढ़ी हैं, उसमें से आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है? मुझे किसकी है? अगर मैं अगर आपको बताऊं, द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आज तक चलती हुई आई है, सालों से चलती हुई आई है, 200 500 1000 सालों से चलती हुई आई है, और कभी ख़त्म नहीं होगी, चलेगी ही चलेगी। बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। आपका पैसा आपके इन्वेस्टर्स से नहीं, आपके कस्टमर्स से आना चाहिए। इन्वेस्टर्स से अगर आपको पैसा उठाना है तो आप एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाओ, सर्वाइवल के लिए पैसा मत उठाओ। देयर इज अ डिफरेंस। ज़्यादातर इंडियन इकोसिस्टम के स्टार्टअप्स सर्वाइवल के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाते हैं, एक्सपेंशन के लिए नहीं उठाते हैं। आपको सर्वाइवल के लिए आपका पैसा आपके कस्टमर से आना चाहिए। एक मिनिमलिस्टिक एक्सपेंशन करने के लिए भी आपके कस्टमर से ही पैसा आना चाहिए। जब आपको बड़ा एक्सपेंशन करना है तब आप फंडिंग उठाओ। सो बेसिक फंडामेंटल्स ये है कि फंडामेंटली यू शुड बी प्रॉफिटेबल। पैसा कमाओ, धंधे का मतलब ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है तो धंधा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, आपका प्रॉफिट आपके कस्टमर से आना चाहिए, एंड ऑल्सो बी एथिकल। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। एथिकल रहो, एथिक्स के साथ खिलवाड़ मत करो, ऑनेस्ट रहो, आप एथिकल हो, आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, मिस सेलिंग नहीं कर रहे, झूठ बोलकर लोगों को चीज़ें नहीं बेच रहे हो। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। वही चीज़ है, ऑनेस्ट रहो, प्रॉफिटेबल रहो, ये सबसे आगे लेके जाता है। तो फॉर अ पर्सन जिसके पास स्टार्टअप का आइडिया है, उसको किस तरीके से वो आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहिए? बिकॉज अगर हम हमारे यूथ की बात करें, हमारे पास हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत एक्टिव है, और ऑलमोस्ट सबके पास आइडिया कि यार पैसा होगा ना तो मैं ये कर लूँगा, पैसा होगा तो मैं वो कर लूँगा। अब आइडियाज़ सबके पास हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो एक स्टार्टअप को चालू करने के लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको वो पूरा कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली में जो आपने पूछा है ना, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर किसी को ना
ये जो हर किसी को ये मिथ होता है कि मेरे को पैसा मिल जाएगा ना तो मैं बना दूंगा बिजनेस, मैं कर दूंगा। हर कॉलेज का बच्चा सोचता है कि मैं अगला यूनिकॉर्न बना दूंगा, बस मेरे को कोई फंडिंग दे दे, हाँ मेरे पास आइडिया है बहुत ज़बरदस्त, मैं बना दूंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो आपको ये कह रहा है कि मेरे को बस पैसा मिल जाए मैं बना दूंगा, आप उससे ये पूछो कि तूने आज तक ज़िंदगी में कितनी चीज़ें एग्जीक्यूट करी है। आप समझ रहे हो? हाँ मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि आप किसी को डीमोरलाइज करो या किसी को बैड फील कराओ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझने की कोशिश करो। जिस एकेडमिक इन्वायरमेंट में हम लोग बड़े होते हैं, राइट, जो स्कूल कॉलेजेस ने हमें पढ़ाया है, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग बड़े हुए हैं, उस इन्वायरमेंट ने तो हमें एग्जीक्यूशन सिखाया ही नहीं है। हाँ उसने तो हमें बस रट्टा लगाना सिखाया है कि याद करो पेपर में थूक दो, याद करो पेपर में थूक दो, यही तो सिखाया हमें। तो एक कॉलेज में अभी अभी घुसा हुआ बच्चा जो ये बोल रहा है कि मैं स्टार्टअप बना दूंगा, मैं कंपनी बना दूंगा, भाई उससे पूछो ना कि तूने आज तक एग्जीक्यूट क्या किया है। राइट आज तक स्कूल कॉलेज में जब तुम स्कूल गए हो, तुमने तो बस याद किया पेपर में डाला है, याद किया पेपर में डाला है, इसके अलावा एग्जीक्यूट किया क्या है ये बताओ। अगर उस इंसान ने कुछ एग्जीक्यूट कर रखा है तो 10% चांस है कि वो बना पाएगा, स्टिल स्टिल 10%। 10% चांस है कि वो बना पाएगा। आप क्योंकि समझो ना, अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स देते हैं, बड़े लोगों के एग्जांपल्स देते हैं, जैसे अरे रितेश अग्रवाल जी को देखो, वो तो कभी गए ही नहीं कॉलेज, उन्होंने बना दिया ये वो। ठीक है, क्या आपको एक्चुअली में पता है कि रितेश अग्रवाल ने कितने काम करे हैं अपना ओयो बनाने से पहले? ही हैज़ बिन वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 13-14। उन्होंने 19 पे जाके ओयो बनाया, तो 5-6 साल तो काम किया है ना। हाँ सिम कार्ड्स भी बेचे हैं, अलग अलग चीज़ें करी हैं, ओयो पहले ओरेवल था, है ना, तो चीज़ें करी हैं। राइट बिफोर बिल्डिंग अ स्टार्टअप ही हैज़ डन थिंग्स, ही हैज़ बिन इनटू द गेम ऑफ एग्जीक्यूशन। आप समझो वो बंदा पहले से एग्जीक्यूशन की गेम में रहा है, इसलिए वो स्टार्टअप बना पाया। कोई भी आज अगर स्टार्टअप बना पा रहा है वो इसलिए बना पा रहा है क्योंकि उसने उससे पहले चीज़ें एग्जीक्यूट करी हैं। मैं नहीं कहता बड़े लेवल पे करी है, छोटे लेवल पे ही करी हो, बट करी हुई है। जिसको एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस है ना, वो ही बिजनेस बना सकता है। कोई भी ऐसा बंदा बिजनेस नहीं बना सकता जिसको एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस ना हो। जिसे एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस है सिर्फ वो बिजनेस बना सकता है, या जिसने पहले से कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रखी है, चाहे वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक मिथ है जो कॉलेज के बच्चों को आए दिन होता है। किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मैं एक लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ आपको। जब आपने आज तक कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया तो सीधा ये सोचना कि आप यूनिकॉर्न बना दोगे इज अ स्टूपिड थॉट। आप ये सोचो कि मैं 10,000 रुपये महीना कमाने वाला धंधा बनाऊंगा पहले। आप पहले 10,000 रुपये महीना कमाने वाला धंधा एग्जीक्यूट करो तो सही। राइट आप जब वो एग्जीक्यूट करोगे तभी तो आपको पता लगेगा भाई मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है। तो रेस्टोरेंट खोलने से पहले मैं एटलीस्ट एक छोटा सा मोमोज का ठेला लगा के देखूँ तो सही, वहाँ से कुछ कमाऊँ तो सही, उसको एग्जीक्यूट करके तो देखूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, पुलिस वालों को कितना हफ्ता देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सिस्टम है, पहले मैं वो समझूंगा ना। आप समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट छलांग मारूं कि मेरे को कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, मैं बढ़िया सा कैफे खोल दूंगा और बढ़िया मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा, दैट्स स्टूपिड। कोई पैसा नहीं देगा आपको, दे भी देगा तो आपसे संभलेगा नहीं, आप नहीं बना पाओगे। आपको जब छोटी चीज़ एग्जीक्यूट करने की हैबिट नहीं है, बड़ी कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे आप। सिंपल सा ही है, इट इज़ अ मिथ। ये आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, आप उसको निकालो। आपको बनाना भी है स्टार्टअप, आपको करना भी है, स्टार्ट स्मॉल, छोटी चीज़ एग्जीक्यूट करो। 5,000 रुपये महीने का धंधा बनाओ, 10,000 रुपये महीने का धंधा बनाओ, फिर 10,000 का बना लिया, फिर 20,000 रुपये महीने का धंधा बनाओ, 50 का बनाओ, 1 लाख तक पहुँचो। सीधा $1 बिलियन का वैल्यूएशन मत सोचो, नहीं होएगा। ऐसे काम नहीं करती हैं चीज़ें। राइट अब यहाँ पे कोई बोलेगा, यहाँ पे कोई बोलेगा कि कोई एग्जांपल देगा यहाँ पे कि अरे जेप्टो के फाउंडर्स को देखो, 19-19 साल के हैं, बना दिया ना इतना बड़ा यूनिकॉर्न वगैरह। आदित्य पलीचा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जेप्टो एंड हिज पार्टनर, ये लोग स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट करके आए हैं, समझो आप। ठीक है, अरे गेरे नत्थू गेरे कॉलेज से नहीं निकले हैं, स्टैनफोर्ड जाके आए हैं, स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट किया है। तो आप समझो स्टैनफोर्ड में पहुंचने का प्रोसेस इटसेल्फ इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। यस राइट। तो उन्होंने घिसा है बहुत,
ऑल्सो जब वो स्टैनफोर्ड में कुछ महीने रहे हैं उसके बाद उन्होंने ड्रॉप आउट किया है, तो स्टैनफोर्ड में भी उनको एग्जीक्यूशन की हैबिट लगी है, उन्होंने चीज़ें कुछ एग्जीक्यूट करी होंगी, कुछ चीज़ें करी होंगी वहाँ पे, उससे पहले भी करी होंगी, स्टैनफोर्ड में घुसने से पहले भी दे माइट बी हैविंग अ हैबिट ऑफ एग्जीक्यूशन, इसलिए बना पाए हैं। राइट। आप समझो, आप उनका पास्ट तो देखो, आप उनका प्रेजेंट देख रहे हो, पहले तो देखो उसने पहले किया क्या है। किसी का भी अगर आपको आज समझना है ना, उसका कल देखो, उसका आज जो वो कर रहा है, जिस लेवल पे वो बैठा है, जो भी कर पा रहा है, उसका जवाब उसके कल में है। राइट, एग्जीक्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे कितने सारे स्टार्टअप्स हुए हैं। अब अगर देखा जाए ना तो लोग बोलते भी हैं, अगर किसी ने एग्जीक्यूशन भी करा हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडियाज़ होते हैं। सपोज़ एक इंसान है, उसने एग्जीक्यूशन का, उसको पता है अब उसको कैसे चलाना है, वो किस तरीके से, कुछ तो बेसिक स्टेप्स होंगे स्टार्टअप्स चालू करने के। बेसिक स्टेप्स मैं आपको बताऊं, देखो एक्चुअल रियलिटी ये है कि बिजनेस में कोई आपको आके बताएगा नहीं कि ये करेगा काम, ये नहीं करेगा काम। यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। जो आपके लिए काम कर रहा है शायद मेरे लिए ना करे, जो मेरे लिए कर रहा है आपके लिए नहीं करे। इसमें कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन लर्न फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस, व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव इम्प्लीमेंटेड, व्हाई दे हैव इम्प्लीमेंटेड, और क्या मैं इससे कुछ लर्निंग लेके अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। बिजनेस इज अ डायनामिक स्पोर्ट। जहाँ पे ज़्यादा डायनामिज्म होगा वहाँ पे रूल्स नहीं होते हैं, बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, और वो बेसिक रूल्स हर बिजनेस फॉलो करता है। उसके अलावा देयर आर नो रूल्स। बेसिक रूल्स क्या हैं कि आप एथिकल रहो, झूठ मत बोलो, टैक्सेशन सही रखो, फाइनेंशियल्स को सही से रखो, एम्प्लॉयज़ को सही ट्रीट करो, राइट। दीज आर बेसिक रूल्स ऑफ बिजनेस। स्टे प्रॉफिटेबल, दीज आर बेसिक रूल्स। इसके अलावा देयर आर नो रूल्स। कोई रूल्स नहीं है, अपना तरीका है, फिगर आउट करो। मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा है कि मिलीनियर्स और बिलीनियर्स क्लेम कर देते हैं कि वो टैक्सेस ही पे नहीं करते। हाँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सी देयर आर वेज टू डू इट। डोंट टेक योर सैलरी, टेक स्टॉक कॉम्पनसेशन। आप उस स्टॉक कॉम्पनसेशन को जाके बैंक में एज अ कोलैटरल रखो और लोन उठा लो। लोन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। और आपका स्टॉक प्राइस, नाउ यू ओनली हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपका लोन बहुत मिनिमल से स्टॉक को सेल ऑफ करके सेटल ऑफ हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो बाउंस बैक मोर इक्विटी, और क्योंकि आपने लोन ले रखा है और उससे आप अपना खर्चा चला रहे हो तो उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। दिस इज़ वन वे ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस। और भी बहुत तरीके हैं, बट ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीका है जो बिलियनर्स फॉलो करते हैं टैक्स ना देने के लिए। लेकिन इलीगल अगर है। लेकिन अगर बिलीनियर्स और मिलीनियर्स, ये लोग अगर टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो इससे नेशन का लॉस नहीं होगा? ये लोग पर्सनली टैक्स पे नहीं करते, इनकी कंपनी टैक्स पे करती है। तो इनकी कंपनी इतना टैक्स पे कर देती है कि ये लोग पर्सनली नहीं भी करेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मेरी कंपनी मान लो 5,000 करोड़ का टैक्स पे कर रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मान लो मेरा टैक्स बनता है 20 करोड़, तो 5,000 करोड़ से मतलब रखना, 20 करोड़ नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, ख़त्म बात। मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से उसको मैनेज, नहीं दे रहा मैं। सो गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है? 5,000 करोड़ आना चाहिए एज अ टैक्स या 20 करोड़ आना चाहिए एज अ टैक्स? 5,000 करोड़ आना चाहिए ना। तो देर लाइक ठीक है, यू फाइंड आउट योर वेज, मत दे 20, हमें 5,000 दे। ऐसे ही होता है। उनकी कंपनीज टैक्स पे करती हैं, तो उनकी कंपनीज इतना टैक्स पे करती हैं कि उनसे एज एन इंडिविजुअल टैक्स लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और वो बिलियनर्स इसलिए हैं बिकॉज उनके नेटवर्थ है, उस पर पेपर एसेट्स भी हो सकते हैं, लिक्विड इलिक्विड हर तरह के एसेट्स हो सकते हैं। सो दैट्स देयर एसेट। वो पैसा उनके बैंक में नहीं है। किसी का अगर $1 बिलियन का नेटवर्थ है तो वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा, वो उसके एसेट्स की वैल्यू है। हाँ, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एसेट्स। राइट। अब टैक्सेस देखें तो अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। अशनीर ग्रोवर का एक स्टेटमेंट था, ही वेंट टू अ कॉलेज एंड वहाँ पे उसने स्टेटमेंट दिया था कि तुम टैक्सेस क्यों पे कर रहे हो। आई मीन अगर देखा जाए
तो हम कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। क्या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं? नहीं, हम प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि हम उसको ही इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हाँ, हम गवर्नमेंट में जाएंगे तो हम बचेंगे नहीं, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है, हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना है। तो अगर हमें किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज को कंज्यूम ही नहीं करना, तो टैक्सेस क्यों पे करें? तो आपका थॉट क्या है इस रोड स्टेटमेंट पे पे? चलते हो, वो भी गवर्नमेंट ही तो बनाती है, इसलिए पे करना है। बेसिक देखो, लॉजिकल रीज़न ये है, सी आप टैक्स पे करते हो बिकॉज आप टैक्स एक गवर्नमेंट को मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको एक प्रॉमिस किया है कि आप हमें पैसा दो एंड हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे। आप उस प्रॉमिस के बदले गवर्नमेंट को टेक्निकली टैक्स पे करते हो कि ये मैंने कमाया था, इसमें से ये आपका शेयर है, आप ये शेयर रखो और इस शेयर के एक्सचेंज में आप वेलफेयर स्कीम्स ला सकते हो, रोड्स बनवाओ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करो, जो भी चीज़ें जैसे भी हैं, ठीक है। दैट्स हाउ टैक्स पेयर्स का पैसा यूज़ होता है। अब कोई बोलेगा कि गवर्नमेंट तो चोर है ना, ये तो खा जाते हैं पैसा, हमारा तो पैसा खा लिया जाता है, मतलब क्यों दें फिर हम टैक्स? जब गवर्नमेंट चोरी कर लेती है हमारा टैक्स, गायब कर देते हैं ये लोग पैसा, तो हम क्यों दें टैक्स? देखो, उसका एक सिंपल सा जो आंसर है ना, वो ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप अगर नहीं दोगे तो गवर्नमेंट के अपने तरीके हैं आपसे टैक्स निकलवाने के, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आप फिर कैश में डील करोगे, दिन रात इधर उधर कैश लेके घूमोगे, हेडेक पालोगे, सब कुछ करोगे, कर लो, एक ना एक दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो बेसिक चीज़ ये है कि देखो, नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट विद एंड सपोर्टिंग दिस थिंग विद एन आर्ग्यूमेंट कि गवर्नमेंट तो चोर है, वो तो टैक्स खा जाती है, इज स्टूपिड। क्योंकि यू हैव टू पे देम टैक्स। अब वो क्या करते हैं, उससे कैसे करते हैं, वो तो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है ना। समझो, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, आपका काम क्या है? ईमानदारी से टैक्स देना। अब क्योंकि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, तो वो आपका पैसा खा जाती है। आप तो अपनी जगह पे सही काम करो, राइट? अगर आप अपनी जगह पे सही काम कर रहे हो, देन यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन द ब्यूरोक्रेसी कि हम लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, बताओ हमारा पैसा कहाँ है। कहने का मतलब ये है, इंडिया में पता है पैसा गायब क्यों हो जाता है, टैक्स का पैसा चोरी क्यों हो जाता है, इधर उधर गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली स्टेज पे ना लोग ईमानदारी से टैक्स देते नहीं है। अगर इंडिया में हर एक आदमी ईमानदारी से टैक्स भरना शुरू कर देना, तो पता है क्या होगा? जब हर कोई ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, तो हर कोई ना गवर्नमेंट के दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा कि हम 100 करोड़ लोग हैं, हम 100 करोड़ लोगों ने तुम्हें ईमानदारी से पैसा दिया है, बताओ हमारा पैसा कहाँ है, या हमारे पैसे के साथ तुमने किया क्या है। और जब 100 करोड़ की जनता खड़ी हो जाती है ना, तो ये 500-600 पार्लियामेंट के मेंबर्स कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जनता ही इतनी कम है जो टैक्स देती है। हार्डली 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब इंडिया में कितने लोग टैक्स पे करते हैं? 10 करोड़ से ऊपर नहीं है नंबर, मतलब 7-8 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, मैक्स टू मैक्स, जो पिछले साल का डेटा बता रहा है, अभी का डेटा बता रहा है। तो सोचो ना, आप 140 करोड़ की आबादी में अगर सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या 8 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल है? हाँ, ऑब्वियसली है, 100%। 100%। इंडिया में कम से कम 40 to 50% ऐसे लोग हैं, 40% तो मिनिमम ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल है, बट देते कितने हैं? 5 या 8%। तो बात यही है ना, अगर वो 40% भी ईमानदारी से देने लग जाए ना, तो वो 40%, 40 करोड़ लोग अगर खड़े हो जाए ना पार्लियामेंट के सामने, बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाए ना अगर 40 करोड़ लोग, कि हमने तुम्हें पैसा दिया, बताओ तुमने पैसे का किया क्या है, कहाँ है पैसा, कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है, दिखाओ हमें, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी वो करने के लिए। राइट। अभी क्यों मजबूर नहीं है? क्योंकि आप समझो ना कि इतनी बड़ी जनता में से इतनी सी जनता टैक्स पे करती है, अब वो सवाल उठाए भी तो उन्हें चुप करा देंगे। गवर्नमेंट तो एक ही चीज़ बोलती है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अबे जब तुमने ईमानदारी से दिया नहीं, तो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि हम ईमानदारी से खर्च करें? हम भी नहीं कर रहे,
सही बात है। गवर्नमेंट क्या बोलती है? राइट। गवर्नमेंट आपको यही तो रिपटल देती है, जब आप लोग ईमानदारी से टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो आप हमसे किस बात की ईमानदारी उम्मीद कर रहे हो? हम भी नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो तो हम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करते हैं। अब ये तो ब्लेम गेम है, गवर्नमेंट लोगों को ब्लेम कर रही है, लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक कम्युनिटी भी, दोनों में से एक कम्युनिटी भी ईमानदारी से खड़ी हो जाए ना कि हम 50 करोड़ लोगों ने टैक्स दिए है, हमें बताओ हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है, हमें आज जानना है हमारे पैसे कहाँ हैं। गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड, मजबूर हो जाएगी गवर्नमेंट। और वहाँ पे अगर करप्शन हो रहा है और वो 50 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो जाए कि हमने इस साल मान लो 1 लाख करोड़ का टैक्स दिया है, तुमने 30,000 करोड़ टैक्स खर्च किया है, बाकी के 70,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसकी जेब में है, कहाँ है, क्या है? तो पता है ये जो 40-50 करोड़ की आबादी है, ये जो गिने चुने लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे ना, कुछ हज़ार, इनको कच्चा खा जाएंगे, इनको कच्चा खा जाएंगे। जिस दिन ये लोग साथ में एक बार खड़े होके बोल देना कि बताओ हमारे पैसे कहाँ हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी ब्यूरोक्रेसी में वो पैसा चोरी करके ले जाने की। क्यों हिम्मत होती है? क्योंकि उन्हें पता है जब ये देने में चोरी कर रहे हैं तो हम लेने में चोरी करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जब वो देने में चोरी करे तो वो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे क्योंकि वो दे ही नहीं रहे हैं। तो अगर मैं भी चोर हूँ और आप भी चोर हो तो फिर तो मतलब एक ही तरीका है कि दोनों चुपचाप बैठे रहें, बस अपना, किसी को कुछ बोल तो सकते नहीं हो आप, तो यही चल रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि लोग टैक्स भरते नहीं हैं और गवर्नमेंट टैक्स चोरी कर लेती है, मतलब गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग गायब कर देते हैं वो पैसा। यही होगा, जब तक सब लोग टैक्स नहीं भरेंगे तब तक यही होगा। और जिस दिन सब लोग टैक्स भरेंगे ना, आप समझो ना, क्योंकि लोगों ने भरा नहीं है तो वो सवाल ही नहीं उठाते। जिसने भरा होगा, मान लो मैंने इस साल मान लो 5 लाख रुपए टैक्स दिया है, अब क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए दिया है तो ही तो मैं सीना चौड़ा करके आवाज़ उठाऊंगा कि कहाँ है मेरा पैसा, क्या किया तुमने मेरे पैसे का। लेकिन लोग भरते ही नहीं है। अब जिसने भरा नहीं है वो क्या चौड़ा होएगा, वो क्या किसी से क्वेश्चन करेगा। तो जब लोग भरते नहीं है, लोग क्वेश्चन नहीं करते, सरकार कहती है जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो डालो ना अपनी जेब में। यही होता है, ये आपका जवाब है, यही हो रहा है। और ये सच है, मतलब अगर किसी को झूठ लगता हो तो बोल सकता है कमेंट्स में नीचे, ये सच है। तो पॉलिटिक्स का गेम तो स्ट्रांग है, तो हमेशा रहेगा। इंडियन इकोनॉमी में। हम नॉर्मल इकोनॉमी की भी अगर बात करें तो हर एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर आपको पावर दी जाए, यहाँ 1 साल तक है आपकी सरकार, ठीक है, 1 साल तक है, 1 साल में कुछ नहीं होता। मिनिमम यू नीड 10 ईयर्स, आप 1 साल में कुछ नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जो गंद पिछले 60-70 सालों में लोगों ने मचाया है, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो 1 साल में ठीक कर दूंगा मैं? और पता है, हर गवर्नमेंट यही एक्सक्यूज़ देती है जब उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाती है ना, या वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं या बीच में पैसा गायब हो जाता है, वो यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि अरे पिछले 50 सालों से इतना गंद चल रहा था, हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो, हम 2 साल में कर देंगे। बट एक्चुअल रियलिटी ये सच है, मतलब ये बहाना कह लो बट सच कह लो ये, लेकिन ये सच है। एंड आस्किंग मी कि मैं कैसी डिसीजंस लूँगा या मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता। आई नेवर वॉन्ट टू सिट ऑन दैट साइड है, मेरे को उस साइड पे बैठना ही नहीं है कभी, और जिस साइड पे मेरे को बैठना नहीं, मेरे को उसके बारे में पता नहीं है। जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछे क्या करूँगा। राइट। तो लेकिन आपने पढ़ा तो है सारे रिफॉर्म्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। आपका रिसेंट वीडियो आया था विच इज़ ऑन स्कैम, 2003 का स्कैम। उसमें कितने सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, है ना, पुलिस नेता, इतना करप्शन हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें से कितने लोग ऐसे जिनको कुछ सज़ा ही नहीं दी गई है। तो क्या उन लोगों को कभी सज़ा ही नहीं दी जाएगी? और एक इंसान ही, अब हाँ वो मास्टरमाइंड था तो उसको सज़ा मिलेगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके अंडर जितने लोग काम कर रहे थे वो भी तो उस स्कैम का पार्ट ही थे, तो उनको क्यों सज़ा नहीं दी गई? एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, एक सच बताता हूँ मैं आपको। फॉरगेट द स्कैम, ये सब छोड़ो। जंगल, पता है जंगल, फॉरेस्ट,
आपको पता है, अगर आप कभी जंगल जाओगे ना, और अगर आप कभी एक्चुअली में एनिमल्स को समझो, जंगल समझो ना, आपको लाइफ समझ में आ जाएगी। एक जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर होता है ना। पर पता है, जब जंगल में सूखा पड़ता है ना, हम्म। तो सबसे पहले शेर मरता है। और जो बाकी के लोग होते हैं ना, गीदड़ होते हैं, ये सब होते हैं, वल्चर्स होते हैं, ये सब सारे होते हैं, ये लोग नहीं मरते हैं, ये लोग बच जाते हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि शेर को ना रोज़ खाना खाने की आदत होती है, हम्म। मगर जब जंगल में सूखा पड़ता है हम्म। तो शेर को भूखा रहने की आदत नहीं है। हाँ। और जब शेर भूखा हो जाता है ना लंबे टाइम तक, वो कमज़ोर हो जाता है। और जब वो कमज़ोर हो जाता है ना, तो जो जानवर कमज़ोर थे ना, वो उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। और जो जानवर कमज़ोर थे ना, उन्हें हमेशा से भूखा रहने की आदत थी, इसलिए वो बच जाते हैं। जब भी जंगल में सूखा पड़ेगा, हमेशा पहले शेर मरता है। बाकी जितने भी जानवर होते हैं ना, गीदड़ और जितने भी जानवर होते हैं, वो सब बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भूखा रहने की आदत होती है। वो जी जाते हैं, शेर नहीं जी पाता। सेम होता है जब कोई स्कैम होता है, सेम चीज़ होती है जब भी ऐसा कुछ होता है। जो स्कैम का शेर होता है ना, जो बादशाह होता है, वो सबसे पहले मरता है, क्योंकि उसे भूखा रहने की आदत नहीं है। और जो बाकी के प्यादे होते हैं ना, आसपास के इधर उधर के लोग होते हैं, उन्हें कभी उतना खाना खाने की आदत ही नहीं थी, तो वो आराम से बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इंडियन इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग माना जाता है ना। इंडियन इकोनॉमी ने रिसेशन सरवाइव करा है, बीट 90s। इंडियन इकोनॉमी ने कोविड कंडीशन सरवाइव कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू यू, इंडियन इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग क्या बनाता है? वाई इज इट इंडियन इकोनॉमी इज सो स्ट्रांग? गरीबी गरीबी बनाती है इतनी ताकतवर। सेम जो मैंने बात आपको अभी बोली कि शेर को भूखे रहने की आदत नहीं होती है, पर जो गीदड़ होता है उसे भूखे रहने की आदत होती है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों को भूखे रहने की आदत है, तो जब भूखे रहने की सिचुएशन आती है, लोग भूखे रह जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, बाहर की कंट्रीज़ में कभी देखना आप, लोगों को ना स्टारवेशन की आदत नहीं है, कम में गुजारा करने की आदत नहीं है, ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट भी उन्हें बहुत देती है, उन्हें अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, वो कोई ना कोई काम करके उनका हो जाता है। इंडिया में पहले से ही लोग इतने बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो बेरोज़गारी आ भी जाती है तो लोगों को कुछ बड़ा झटका लगता ही नहीं है, बोलते हैं हाँ ठीक है, कल भी नहीं था खाना, आज भी नहीं है प्लेट में, क्या दिक्कत है। नॉट सेइंग दिस इन अ बैड टोन, सेइंग दिस इन अ वेरी सीरियस वे, ये सच है। क्योंकि हमारे इंडियंस ने बहुत सालों तक, हम सब लोगों ने एक ख़राब सिचुएशन को झेलने की आदत डाली हुई है, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम ख़राब से ख़राब सिचुएशन झेल जाते हैं, हम गंदी से गंदी सिचुएशन को पार कर जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है इतने सालों में। ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले अत्याचार झेले, फिर गरीबी झेली, सब कुछ झेला, तो ये सब कुछ झेल के ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे उससे पहले के पेरेंट्स, मतलब एंसेस्टर्स, हमारे सारे सब लोगों ने ना, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों ने वो पेन देख लिया है, हम उस पेन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस आराम से झेल जाते हैं। जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है ना, जिन कंट्रीज़ में बहुत पैसा है, जहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों को पहले से बहुत लैविश जीने की आदत है, उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक कंडीशन अगर ख़राब हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, दे विल नॉट सर्वाइव। बहुत प्रॉब्लम आएगी, वहाँ के लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करना इज़ वे मोर टफर दैन टू डील इन इंडिया। इंडिया के अंदर एंड ऑल्सो सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया से ख़राब हालात है, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करना सबसे आसान है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ विच आर मच मोर प्रॉस्परस दैन इंडिया करेंटली, अगर हम देखें तो, या फिर द अरब कंट्रीज़, उनके कंपैरिजन में इंडिया के अंदर आप आराम से इकोनॉमिक क्राइसिस झेल सकते हो। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग निकल आए ना, इतनी सारी चीज़ें हुई,
आ गए ना हम लोग बाहर, मतलब 2008 का क्रैश भी हुआ, उससे पहले स्कैम्स हुए, सब कुछ हुआ, कोविड हुआ, आ गए बाहर, चल रहा है, मतलब ग्रो कर रहे हैं उल्टा, इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करती रही, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता रहा, तो आज से अगर हम लगाएं 30-40 साल बाद, आपको क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी होगी? जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इट विल बी फार बेटर देन वेयर वी आर टुडे, बहुत बेटर होगा। एंड गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मतलब ये हम लोगों की ताकत है कि हमारे अंदर गरीबी झेलने की क्षमता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी इंटरनल पावर्स हैं जो हमें मिली है हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से, विच कीप्स अस गोइंग। ये हमें अगले 40 साल में, 30 साल में जो कंट्री हम बनेंगे, हमें वो बनाएगी, ना कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट। उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, आप मेरी ऑडियंस को कोई भी एक मैसेज या कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दे दीजिए। एक ही है, स्टे एथिकल, आप एथिक्स के साथ खिलवाड़ मत करो। आप शायद आज अनएथिकल होके पैसे कमा लोगे या कुछ भी कर लोगे, कोई भी चीज़ अचीव कर लोगे, कल आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। सो दिस इज़ जस्ट वन थिंग दैट इफ़ योर एथिक्स आर ऑन पॉइंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ख़राब से ख़राब स्टेज से भी इजीली निकल जाओगे। और एथिक्स इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है, मतलब उसमें किसी के लिए कुछ सही होगा तो किसी के लिए कुछ गलत होगा। दी ओनली थिंग इज़ कि आप बस ये समझो कि अगर आपके एथिक्स में किसी को हार्म नहीं करना है, आपको किसी का बुरा नहीं करना है, वो सबसे एथिकल चीज़ है। मतलब दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ एथिक्स, कि आपका करा गया काम या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, किसी को हार्म ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और उससे किसी को किसी भी तरीके का, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, कोई लॉस ना हो। तो थैंक स्टे यू। एथिकल, मतलब बस यही है, दैट्स ऑल।